नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार आप लोगों का अंकुर क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के अंतर्गत कुछ शासक आते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। लेकिन हम लोग जिस शासक के बारे में चर्चा कर रहे थे उसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था एक शासक, ऐसा शासक था जहां तक कि मुबारक शाह की हत्या हुई थी। पूरे शासन काल उनका जो शासन की बागडोर थी अपने हाथ में ले ली थी। किसकी? मोहम्मद खां की मुबारक शाह ने बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। और उसके बाद में मुबारक शाह का भतीजा जो था मुबारक मोहम्मद शाह, उसको शासक बनेगा। मोहम्मद मुबारक शाह के कुछ खास है क्या चीज? मुबारक शाह जो थे उनके कुछ खास फरिश्ता थे। मुबारक शाह के कुछ खास है, क्या बताया मैंने कि फरिश्ता यहाँ पर बोला गया शब्द है। जो फरिश्ता है, फरिश्ता के बारे में कहते हैं फरिश्ता। इसके बारे में हमें कहने को मिलता है कि वह एक प्रशंसनीय कह सकते हैं कि कौन यहाँ पर शासक है? मुबारक शाह के बारे में कहता है कि वह एक कैसे प्रशंसनीय वह एक प्रशंसनीय वह एक प्रशंसनीय राजकुमार था, उसमें प्रशंसनीय गुण भी थे। प्रशंसनीय राजकुमार था और उसमें प्रशंसनीय गुण भी थे। ये फरिश्ता कहता है यहाँ पर, जब ये बात कहता है। और ये जो थे, इन्होंने मुबारक शाह ने क्या किया था कि दिल्ली के पड़ोस में के समीप ही एक शहर, क्या चीज? एक शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे की थी। उसका नाम रखा था मुबारकाबाद। क्या नाम रखा था? मुबारकाबाद। इसने दिल्ली के समीप यमुना नदी के पास मुबारकाबाद की स्थापना भी की थी। किसने की थी? मुबारक शाह ने की थी। मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने
की थी। इसके बाद में जो मुबारक शाह जब मुबारकाबाद की स्थापना कर देता है, लेकिन अब इसके बाद में इसे क्या देखने को मिलता है, इसके बाद में सत्ता में आ जाते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद शाह किसके बारे में बात करेंगे कि मोहम्मद शाह के बारे में बात करेंगे। जब यहाँ पर मोहम्मद शाह होते हैं, मुबारक शाह के बाद में आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बताते हैं कि शरवर उल मुल्क किसको बोला गया था, मुबारक शाह को ने हत्या कर दी थी। मुबारक शाह की शरवर उल मुल्क ने हत्या कर दी थी। जो मोहम्मद शाह जी हैं, मोहम्मद शाह ने बताया कि किसकी, मुबारक शाह की हत्या शरवर उल मुल्क ने कर दी थी। किसकी, मुबारक शाह की। जो सरदार जो शरवर उल मुल्क अपने हाथों के जो अपने हाथों के क्या होते, अपने हाथों के अपने आप को आधिपत्य में ले लेंगे। अपने आप को अपने आधिपत्य में ले लेंगे। किसने सोचा था कि शरवर उल मुल्क ने आधिपत्य में ले लेंगे कि मैं एक सर्वा हूं। उन्होंने क्या सोचा था कि मैं एक सर्वा हूं, ये उनका ख्याल था। लेकिन क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पूरे शासन काल की बागडोर जो पूरे शासन की बागडोर होती है अपने हाथ में लिए रहते हैं। अपने हाथ में लिए रहते हैं। इसके बाद में जब ये पूरी बागडोर जो होती है वो अपने हाथ में ही लिए रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उसी समय कमाल उल खान आ जाते हैं। या मोहम्मद शाह के कुछ खास अमीर वर्ग के लोग थे। इसमें अमीर क्या मैंने बताया था अभी कि कमाल उल खान, कौन, कमाल उल खान ये कौन हुआ करते थे, ये मोहम्मद शाह के
मोहम्मद शाह के कुछ खास अमीर वर्ग के थे। अमीर वर्ग के थे, लेकिन उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कमाल उल खान जो था, ये क्या था, इस सरवर उल मुल्क जो था, सरवर उल मुल्क, इसका क्या था, को पराजित कर देता है। कौन? कमाल उल खान। कमाल उल खान जो था, ये क्या करता है, कमाल उल खान सरवर उल मुल्क को पराजित कर देता है। ये पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद शासन की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? कमाल खान के हाथ में आ जाती है। और शासन की बागडोर कमाल उल खान के हाथ में आ जाती है। पूरे शासनकाल की बागडोर जो होती है वो कमाल उल खान के हाथ में आ जाती है। कमाल उल खान के हाथ में आ जाती है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब कमाल उल खान जो होता है शासन काल में आ जाता है, इसमें शासन सत्ता में आ जाता है, एक शासक बनता है, तो ये अपने आप खुद को कमाल खां की उपाधि ले लेता है। किसकी? कमाल खान की उपाधि ले लेता है जब शासक बन जाता है, तब, पहले नहीं लेता है। क्या है कि वहां की क्या होता है, कमाल उल खां जब शासक बनता है तो और कमाल खां की उपाधि दे दी जाती है। तो कमाल खां की उपाधि दे दी जाती है। जब कमाल खां को कमाल खान की उपाधि दे दी जाती है, और मोहम्मद शाह जो शासक था वो एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। और उसके बाद में जब वो अयोग्य शासक ही था, ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा था, क्योंकि वो अयोग्य शासक ही था। जो कि का यहाँ पर मोहम्मद
मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था, जो कि अपने यहाँ की सत्ता थी वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर के अपने आप खुद को वो अपना क्या करने लगी थी, स्वतंत्र घोषित करने लगी थी। तो वहाँ की जो जनता थी वो तो बिल्कुल डगमगा रही थी, और सारे साम्राज्य अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन करके वो अपने आप खुद को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। पहले से जो साम्राज्य चलता हुआ आ रहा था उस तरीका का साम्राज्य नहीं उस टाइम में रह रहा था, और धीरे धीरे उसका विघटन होता जा रहा था। जब विघटन होना शुरू हो रहा था इसी को लेकर के क्या मिलता है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वहां पर जो इतना ज्यादा ही वो साम्राज्य विघटित हो जाता है कि मोहम्मद शाह की जो सत्ता थी वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ही डगमगा जाती है। और बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह दिल्ली बुलाता है। कौन बुलाता है? बहलोल लोदी जो था, मोहम्मद शाह जो होते हैं वो बहलोल लोदी को दिल्ली को बुलाते हैं। मोहम्मद शाह दिल्ली को किसको बुलाते हैं, ये चीज पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद शाह की जब सत्ता डगमगाने लगती है तो क्या करते हैं मोहम्मद शाह, बहलोल लोदी को दिल्ली को बुलाने का न्योता भेजते हैं। दिल्ली बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाता है, दिल्ली बुलाते हैं। और जब दिल्ली बुलाते हैं और उसे खाना की उपाधि दे देता है, और उसे कौन सी उपाधि देते हैं? खाना की उपाधि, खाना की उपाधि दे देता है। कौन? मोहम्मद शाह। किसको? बहलोल लोदी को अपने यहाँ दिल्ली बुलाने के बाद में खाना की उपाधि दे देता है। जब खाना की उपाधि दे देता है, लेकिन क्या होता है, जो ये था बहलोल लोदी जो था एक ऐसा शासक था, एक एहसास, लेकिन बहलोल लोदी को एक एहसास होता है कि जब मेरे में इतनी योग्यता है कि ये सोचता है अगर मुझ में योग्यता ना होती तो मुझे मोहम्मद शाह अपने शासनकाल में नहीं बुलाते और ना ही मुझे ये उपाधि मुझे देते। तो इसी को लेकर के बहलोल लोदी सोचता है इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए, हम ही क्यों ना यहाँ के शासक बन जाए, दिल्ली सल्तनत में अपना ही राज्य हो जाए। इस चीज को लेकर के उसके दिमाग में, किसके? बहलोल लोदी के दिमाग में हजारों प्रश्न उठते हैं। जब हजारों प्रश्न उठते हैं तो क्या करता है बहलोल लोदी? बहलोल लोदी जो होता है खुद दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। कहां पर? बहलोल लोदी जो होता है वो दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। और जब दिल्ली पर बहलोल लोदी, मतलब कि मोहम्मद शाह उस टाइम में शासक थे, बहलोल लोदी उल्टा मोहम्मद शाह पर ही आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण कर देता है और दिल्ली जो थी, दिल्ली को अपने बस में करने के फुल चांस रहते हैं, लेकिन क्या मिलता है, लेकिन किसी कारण बस उसके प्लान जो था, किसका? बहलोल लोदी का, वो प्लान जो था वो गड़बड़ हो जाता है, कुछ सेटिस्फाई नहीं हो पाता है वो। तो क्या हो जाता है कि गड़बड़ हो जाता है उसका प्लान, और यह आक्रमण से पीछे छुड़ा लेता है। वहां से सभी छोटे छोटे राज्य खुद को घोषित कर रहे थे। और इसके बाद जो मोहम्मद शाह जो था, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर रहे थे, उसको खौफ खाता हुआ जा रहा था। और उसी तरीकों को लेकर के मोहम्मद शाह जो था उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में वहां का जो नया शासक बनता है वो कौन शासक बन जाता है?
अलाउद्दीन आलम शाह। वहां का जो अगला शासक बनता है वो होता है आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो वहां का नया शासक बनता है बहलोल लोदी मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है। शासक बनता है। अब हम देख लेते हैं कि अलाउद्दीन आलम शाह जो था उसका क्या क्या टाइम पीरियड था। अलाउद्दीन आलम शाह जो था इनका टाइम पीरियड था 1443 से 1451 तक। 1443 से 51 ईस्वी तक किसने किया था शासन? अलाउद्दीन आलम शाह ने इतने दिन अपना शासन काल की बागडोर संभालते हैं। कौन? अलाउद्दीन आलम। अब ये क्या था? ये एक अयोग्य से भी अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? बिल्कुल ही अंगूठा टेक। कैसा था शासक? अयोग्यों में भी से भी एक अयोग्य शासक हुआ करता था। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1443 से 1451 तक, 1443। लेकिन क्या देखा जाता है, इनका जो टाइम शासन काल था ये दिल्ली पर राज्य तो हमारे बस की बात नहीं है। इस उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि इतना बड़ा दिल्ली जो सल्तनत का शासन सत्ता है वो हमारे बस की बात नहीं है कि मैं वहां का शासन काल चला पाऊं। इतने अयोग्य थे, अशिक्षित बिल्कुल थे। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया, लेकिन ये शासक बना दिए गए, जबरदस्ती बना दिए गए थे। और ये इनके मन में यही ख्याल था कि मैं यहाँ की बागडोर नहीं संभाल पाऊंगा, ये शासन सत्ता नहीं चला पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। और हम काम करेंगे कि बदायूं चले जाएंगे। जो ये अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह ये क्या करते हैं, ये काम और ये दिल्ली चले जाते हैं। वहां हमें एक सूबेदार ही सही है। ये अलाउद्दीन जो आलम शाह था ये सूबेदार हुआ करता था। कहाँ का? बदायूं का। अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन जब इसको लोगों ने बोला कि शासक आप दिल्ली के शासक बनेंगे, लेकिन ये क्या कहता है कि हम दिल्ली के साथ बागडोर नहीं संभाल पाएंगे, हम अपने आप को वहीं पर सेटिस्फाई कर लेंगे, वहीं हम ठीक है जहां हम थे, सूबेदारी ही हम ठीक है मेरे लिए, हम बदायूं फिर वापस चले जाएंगे और वहीं सूबेदार रहकर हम क्या करेंगे, वहीं जाकर के रहूंगा, अपनी सूबेदारी ही देखूंगा। और या बदायूं चला जाया करता था। कहाँ? अलाउद्दीन जो था वो वहां से बदायूं सूबेदार था, तो बदायूं के लिए फिर से चला जाता है। अलाउद्दीन शासक अलाउद्दीन आलम शाह क्या है? एक ऐसा शासक था जो एक पीएम की कुर्सी छोड़कर एक सीएम की कुर्सी लेना चाहता था। जैसे कि वहां का दिल्ली का शासक नहीं उसको बनना मंजूर था, लेकिन क्या था, बदायूं का सूबेदार रहना पसंद था उसको। तो ये चीज को लेकर के एक ऐसा शासक यही है अलाउद्दीन आलम शाह, जो एक पीएम की कुर्सी, एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़कर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेना चाहता था। लेकिन क्या होता है उसके बाद में, और इन सबको देखकर दिल्ली की कुर्सी खाली हो जाती है।
यहाँ की जो सिचुएशन देखकर जो दिल्ली पे जो शासन करने के जो कुर्सी होती है वो कुर्सी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। जब अलाउद्दीन आलम शाह भी वो उस कुर्सी को लेने के लिए एग्री नहीं होते, वो उनको सूबेदारी में मजा आ रहा था तो वो सूबेदारी की नौकरी करना चाहते थे कि मैं बदायूं में रहकर सूबेदार का ही पदवी का फायदा उठाऊंगा और ये जो यहाँ दिल्ली की कुर्सी है ये चलाने के मैं लायक नहीं हूँ, मुझसे ये चलाई नहीं जाएगी, ये बागडोर वहाँ की मैं नहीं संभाल पाऊँ। वो खड़े से गिर पड़ते हैं और सूबेदारी कहाँ की अपनी देखते हैं, बदायूं की सूबेदारी देखते हैं, बदायूं को वापस चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब यहाँ पर ये नहीं आते हैं तब यहाँ दिल्ली की कुर्सी जो होती है वो काफी समय तक खाली रहती है और खाली रहने के बाद में जो वहां पर सीएम जो यहाँ पर अलाउद्दीन आलम शाह की कुर्सी होती है कि दिल्ली की शासनकाल जो चलाने था जो वो क्या करता है, यहाँ पर बहलोल लेकर आदि कौन बहलोल लोधी जो होता है, बहलोल लोधी आकर के शासन चलाने लगता है। कहाँ पर, अलाउद्दीन आलम शाह थे जो सूबेदारी अपनी बदायूं की देखने चले गए तो वहां की जो कुर्सी थी उस कुर्सी का जो शासक बनता है वो कौन बनता है, बहलोल लोधी आकर के कुर्सी पर बैठ जाता है और शासन चलाने लगता है। जब आलम शाह क्या कहते हैं बहलोल लोधी से, उसी टाइम पीरियड में आलम शाह जो होते हैं वो बहलोल लोधी जब शासन काल चलाने लगता है तो बहलोल लोधी क्या कहते हैं, मैंने अपनी पदवी छोड़ दी है, आपके बहलोल लोधी शासक बनता है। आलम शाह जो होते हैं, आलम शाह बोलते हैं अलाउद्दीन आलम शाह बोलते हैं कि मैंने अपनी पदवी छोड़ दी है और दिल्ली की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहलोल लोधी दिल्ली का शासक बन जाता है। कौन, बहलोल लोधी। क्या होता है कि बहलोल लोधी दिल्ली का शासक बन जाता है और जब दिल्ली का शासक बहलोल लोधी बन जाता है फिर भी क्या होता है, अलाउद्दीन को वहां का सूबेदार बनाए रखता है। कौन, बहलोल लोधी। क्या करता है बहलोल लोधी, फिर भी अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं की सूबेदारी के पद पर रहने देता है। जब रहने देता है और आगे चल करके बदायूं को जौनपुर में शामिल कर दिया जाता है। क्या होता है, बनता है। फिर भी इसके आगे क्या लिखोगे, फिर भी अलाउद्दीन को वहां की सूबेदारी नहीं लेता है और बदायूं को कहां से जोड़ दिया जाता है, जौनपुर में शामिल कर दिया जाता है। और
बदायूं को जौनपुर में शामिल कर दिया जाता है। जब बदायूं को जौनपुर में शामिल कर दिया जाता है, जब शामिल कर दिया जाता है, यहीं से अफगान साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। यहां से क्या होता है, यहां से अफगान साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और सैयद वंश का शासनकाल 36 से 37 साल तक रहा है। कितने दिनों तक? सैयद वंश का दिल्ली पर 37 वर्ष शासनकाल चला है या चलता रहा। अनेक की किताबों में दिया गया है, लेकिन इतना याद रखते हुए कि कम टाइम तक ही बहुत चलता है इन लोगों का शासनकाल, और उसके बाद में और क्या बहुत कम समय तक शासन करते हैं। जैसे कि इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो आ जाता है, कौन आता है? बहलोल लोधी आकर के यहाँ की बागडोर संभालता है दिल्ली की, और दिल्ली की जो बागडोर संभाल लेता है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद में क्या करता है, खिलजी वंश का जो शासन था उसने भी कम समय तक, जैसे खिलजी वंश जो था वो भी कम समय तक ही शासन कर पाया था, उसी तरीके से सैयद वंश भी काफी कम समय तक शासन करता है, और इन्हीं की सारी सत्ता की बागडोर अफगान राज्य की स्थापना हो जाती है। क्या होता है, यहाँ पर अफगान साम्राज्य की स्थापना भी हो गई है, और सैयद वंश का जो कम से कम टाइम यहाँ पर लगता है, उसके बाद में अफगान साम्राज्य की तो अफगान लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। यहाँ पर कौन सी? फिर यहाँ पर लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। वंश की स्थापना हो जाती है। जब लोधी वंश की स्थापना हो जाती है, कौन करता है? बहलोल लोधी करता है। लोधी वंश की स्थापना हो जाती है, जो कि बहलोल लोधी करता है। किसकी? बहलोल लोधी स्थापना करता है लोधी वंश की स्थापना कौन करता है? कि बहलोल लोधी करता है। बहलोल लोधी जो करता है, काफी समय तक लोधी क्या करता है? लोधी वंश चलाता है, काफी समय तक लोधी वंश चलता है, और इसके बाद में बाबर आ जाता है। लोधी वंश के बाद में जो है, लोधी वंश के बाद में बाबर आता है। बाबर आ जाता है और लोधी वंश को समाप्त कर देता है, मतलब कि नामो निशान मिटा देता है। कौन? बाबर आते ही लोधी वंश का समापन हो जाता है, और लोधी वंश को समाप्त करेगा कौन? बाबर आकर के समाप्त कर देता है। और फिर उसके बाद में किसकी स्थापना हो जाती है? जब बाबर आता है तो मुगल काल की स्थापना हो जाती है। लेकिन उससे पहले अभी इसमें कुछ और भी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कौन आया हुआ है, कि लोधी आया हुआ है, और हम बहलोल लोधी के बारे में भी लोधी वंश पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो लोधी वंश खत्म हो जाता है तो उसके बाद में बाबर आता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज तक के लिए हम यहीं पे टॉपिक छोड़ते हैं। अगला वंश जो होगा वो हम पढ़ेंगे लोधी वंश।
लोधी वंश में सबसे पहले कौन आएगा, बहलोल लोधी के बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। आज तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।